हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ड्राई डेज। ड्राई डेज का मतलब होता है कि सूखा दिन, मतलब जब बारिश नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं ड्राई डेज। आफ्टर द क्रस्ट द ट्रफ इज इनविटेबल। इनविटेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके, जो चीज अनअवॉइडेबल हो। इस तरीके का साइन ग्राफ होता है। ये हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट बोलते हैं। लोएस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो क्रस्ट का मतलब होता है एक पीक पॉइंट और ट्रफ का मतलब होता है एक लोएस्ट पॉइंट या फिर डिप। तो कह रहा है कि एक पीक टाइम होने के बाद जो नीचे आना है, जो मतलब एक जो लोएस्ट पॉइंट है, उसको हम टाल नहीं सकते। कैसे? फॉलोइंग 2 years ऑफ सरप्लस रेनफॉल। कह रहा है कि 2 साल से लगातार जो ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, सरप्लस रेनफॉल हो रही है, इंडिया इज लाइकली स्टेयरिंग एट अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन द कमिंग मानसून। कह रहा है कि भारत संभवतः कम रेनफॉल देखने वाला है, सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल देखने वाला है जो आने वाला मानसून है उसमें। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि मौसम विभाग है, इन इट्स अप्रैल फोरकास्ट, इन्होंने जो कि इस बार अप्रैल में भविष्यवाणी की है, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, हैज प्रिडिक्टेड, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है एन 8% डेफिसिट, कि 8% की इस बार कम बारिश होगी और बिलो नॉर्मल रेनफॉल, या फिर नॉर्मल से कम बारिश होने वाली है कमिंग जून सितंबर, जो जून और सितंबर का मानसून आ रहा है उसमें। देर इज अ 5% मार्जिन ऑफ एरर इन दिस एस्टिमेट। कह रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा एस्टिमेट दिया गया है, एक तरीके से अनुमान लगाया गया है, उसमें 5% जो है वो मार्जिन ऑफ एरर है। मतलब 5% हो भी सकता है और 5% नहीं भी हो सकता। तो एक एरर ऑफ मार्जिन उनकी डेटा में है, जो कि हर जगह होता है। बट गोइंग बाई IMD's ट्रैक रिकॉर्ड, कह रहा है कि अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले रिकॉर्ड को, पिछले रिकॉर्ड को देखें, देयर आर मैनी मोर टाइम्स इट हैज एक्सपेक्टेड अ नॉर्मल मानसून। कह रहा है कि ज़्यादा बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने नॉर्मल मानसून की प्रिडिक्शन करी है इंडिया के लिए, टू एंड अप विद अ ड्रॉट, लेकिन उस साल सूखा पड़ गया है। देन इट हैज फोरकास्ट अ ड्रॉट एंड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, और ऐसा कम बार हुआ है कि जब जब उन्होंने सूखे की प्रिडिक्शन करी है और ये गलत साबित हो गए हैं। मतलब जब जब इन्होंने बोला कि नॉर्मल रेनफॉल होगी, तो कई बार ऐसा हो गया कि सूखा पड़ गया, मगर जब जब बोला सूखा पड़ेगा तब तक ये गलत साबित नहीं हुए, तब तक ये हमेशा 100% करेक्ट रहे। इनफैक्ट कह रहा है कि दरअसल व्हेन IMD वार्न्स ऑफ अ डेफिसिट इन अप्रैल, जब IMD ने अप्रैल में ही हमको चेतावनी दे दी है कि जब मानसून मतलब डेफिसिट होने वाला है, नुकसान होने वाला है, कम होने वाला है, हिस्ट्री शो, तो इस इतिहास ये दिखाता है दैट इंडिया ऑफन एक्सपीरियंसेस अ ड्रॉट, तब तब भारत को सूखे का सामना करना पड़ा है। मतलब जब जब IMD ने अप्रैल में डेफिसिट की घोषणा कर दी है, चेतावनी दे दी है, तब तब भारत को सूखे का सामना एक्सपीरियंस करना पड़ा है। द एजेंसी इन इट्स ऑफिशियल लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब होता है कि उनकी जो शब्दावली है, वो कैबलरी है। कह रहा है कि ये जो एजेंसी है, IMD है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल शब्दों में नेवर यूजेस द टर्म ड्रॉट, कभी भी इन्होंने ड्रॉट का टर्म यूज नहीं किया, सूखा का यूज नहीं किया है। ओनली रेफर्स टू अ डेफिसिट बिलो 90% एज डेफिशिएंट। कह रहा है कि सिर्फ जब 90% से किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसको डेफिशिएंट माना जाता है, मतलब इनएडिक्वेट, जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है उतना माना जाता है। डेफिशिएंट का मतलब होता है इनएडिक्वेट, ठीक है, जो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मतलब जब 90% से कम की बारिश होती है तभी बोलते हैं कि हाँ अब पर्याप्त नहीं है। कभी भी इन्होंने ड्रॉट, सूखे टर्म का यूज नहीं किया। इन द अप्रैल ऑफ 2015, कह रहा है कि 2015 के अप्रैल में IMD इशूड अ बिलो नॉर्मल मानसून फोरकास्ट। IMD ने एक प्रिडिक्शन करी कि इस बार जो मतलब 2015 के अप्रैल में मानसून से कम बारिश होगी, नॉर्मल मानसून से कम बारिश होगी फॉर द 2015 साउथ वेस्ट मानसून सीजन। और ये 2015 के जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन था उसके लिए भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल एट 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज।
कह रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज बारिश थी, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि 93% बारिश होगी। लॉन्ग टर्म एवरेज का मतलब होता है एक एवरेज रेनफॉल, जो कि काफी लंबे समय का जो एवरेज होता है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जो कि 30 या 50 साल का होता है। ठीक है, अगेन बिलो नॉर्मल, और ये जो 93% इन्होंने भविष्यवाणी करी थी वो भी बिलो नॉर्मल थी। इंडिया एंडेड अप मच वर्स एट 86% लॉन्ग पीरियड एवरेज, और उस बार भारत में लगभग भारत में जितनी बारिश हुई थी वो कितनी हुई थी, 86% हुई थी। 93% की जो भविष्यवाणी की गई थी, मगर हुई कितनी थी, 86% की हुई थी। IMD expects a depressed monsoon this time in the second crucial half of the monsoon, अगस्त एंड सितंबर। एक तो जून में मानसून आता है, और फिर जब मानसून लौट रहा होता है तो अगस्त सितंबर में आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि IMD जो है इस बार ज्यादा डिप्रेस्ड मानसून एक्सपेक्टेशन लगाए हुए है। डिप्रेस्ड मतलब वीक मानसून इस बार होने वाला है, जो सेकेंड हाफ होने वाला है मानसून, जो अगस्त सितंबर में आना है उसमें। On the back of weather models indicating an El Nino. On the back of का मतलब होता है कि किस वजह से, ऐसा किस वजह से हो रहा है, ऐसा इस वजह से होने जा रहा है क्योंकि जो वेदर मॉडल्स हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि इस बार जो है वो एल नीनो होने वाला है। द साइक्लिक फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हर बार होता है, where a heating of the central equatorial Pacific Ocean beyond 1 degree Celsius has corresponded 9 out of 16 times since 1950 to a deficient monsoon. कह रहा है कि ये जो रिपीटेड पैटर्न है किसका, एल नीनो का, यहां पर क्या होता है कि एक सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉरस्पॉन्डेंट मतलब रिलेटेड टू, जिसकी वजह से 16 में से 9 बार 1950 से डेफिशिएंट हुआ है मानसून है, मतलब मानसून में कमी आई है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। जब जब एल नीनो हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है पैसिफिक ओशन में बढ़ा है, तब तक 16 में से 9 बार जो हुआ है वो मानसून में डेफिशिएंट मानसून रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जितना मानसून होना चाहिए उतना नहीं रहा है। द टाइमिंग ऑफ एन एल नीनो मैटर्स, कह रहा है कि इस बार का जो एल नीनो की जो टाइमिंग है, जिस समय ये आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करती है। इफ द टेम्परेचर राइज हैपेंस आउटसाइड ऑफ द मानसून मंथ, कह रहा है कि अगर ये एल नीनो की वजह से जो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, अगर मानसून के महीने के बाद में ऐसा होता है, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मानसून, तो उसका मानसून के ऊपर जो प्रभाव होगा इज नॉट एज थ्रेटनिंग, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। इन 2019 में फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के रूप में द IMD एक्सपेक्टेड लेस नॉर्मल रेनफॉल इन अप्रैल, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रेनफॉल से कम एक्सपेक्टेशन थी उसकी अप्रैल में, बिकॉज क्योंकि एल नीनो लाइक कंडीशन वर ऑन द होरिजन, जो एल नीनो लाइक कंडीशन जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। ऑन द होरिजन मतलब जो चीज बस होने ही वाली हो। पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है विरोधाभास, कि जो चीज हम सोच रहे हैं उसका उल्टा हो जाए। इंडिया एंडेड अप विद above नॉर्मल रेनफॉल बिकॉज दैट हीटिंग वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड। भारत में क्या हुआ था फिर उस साल 2019 में कि अबव नॉर्मल रेनफॉल हो गई थी, बारिश जो है नॉर्मल से ज्यादा हो गई थी, क्योंकि जो एल नीनो की हीटिंग का प्रभाव था वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितनी की प्रेडिक्शन की गई थी या जितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दिस ईयर टू, इस साल भी the IMD expects the Indian Ocean dipole would counter the desiccating impact of the El Nino. Desiccating का मतलब होता है सुखा देने वाला, ठीक है, ड्राइंग। कह रहा है कि इस बार भी IMD ऐसा आशा लगा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारतीय ओशन में, इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है कि इंडियन नीनो, इसको एक दूसरा नाम भी होता है इंडियन नीनो, कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि ये जो एल नीनो के सुखा देने वाले इंपैक्ट होंगे, प्रभाव होंगे, उसको काउंटर करेगा, उसको एक तरीके से रोकेगा। इन अ ईयर वेयर द मोस्ट कंसर्निंग क्लाउड एज ऑफ नाउ आर द वॉर लाइक वंस ओवर वेस्ट एशिया, कह रहा है कि ऐसे साल में जहां पे सबसे ज्यादा चिंता वाले बादल
उस वॉर के हैं जो कि वेस्ट एशिया में हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ गैस एंड फर्टिलाइजर कुड वर्सन फार्मर सेंटीमेंट ऑन टॉप ऑफ द वीक रेंज। कह रहा है कि जो गैस की कमी है, फर्टिलाइजर की कमी है, वो फार्मर के सेंटीमेंट, भावनाओं को और ज्यादा वर्सन कर देगी, खराब कर देगी इस वीक रेन के अलावा। ऑन टॉप ऑफ द मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। The government should immediately begin preparation to shore up fertilizer stocks। कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि वो फर्टिलाइजर स्टॉक को शोर अप कर सकें, एक तरीके से सपोर्ट दे सकें। इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ इक्वली तरीके से पानी का बंटवारा कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उसको, पर्टिकुलरली खासकर इन रिजर्वायर्स, उन जगहों पर दैट आर लाइकली टू बी स्ट्रेस, जो जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है, एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। रिजर्वायर का मतलब होता है टैंक। एंड प्रोवाइड टाइमली एडवाइजरीज टू फार्मर्स ऑन ऑप्टिमल सोइंग प्रैक्टिसेस, और सरकार सलाह दे सके किसानों को कि किस तरीके से सही से बुआई करनी है उसके ऊपर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट इज द हिस्टोरिकल ट्रेंड रिगार्डिंग द IMD's बिलो नॉर्मल अप्रैल फोरकास्ट। कह रहा है कि क्या ऐतिहासिक ट्रेंड रहा है IMD का जो बिलो नॉर्मल वाला प्रिडिक्शन होता है हर बार अप्रैल में। जब जब इन्होंने अप्रैल में बिलो नॉर्मल रेनफॉल की प्रिडिक्शन करी है, तब तक भारत में सूखा पड़ा है। यही एक हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। हिस्टोरिकल डेटा शो दैट व्हेन द IMD वार्न्स ऑफ अ डेफिसिट, अ ड्रॉट ऑफन अकर्स। कह रहा है कि जब जब IMD ने चेतावनी दी है कमी की, तब तक सूखा पड़ा है। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। What is the El Nino phenomena and how does it specifically impact the Indian monsoon? कह रहा है कि El Nino जो फिनोमिना है वो क्या है और वो किस तरीके से भारतीय मानसून को इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। इट इज द कूलिंग ऑफ द इंडियन ओशन, नहीं। इट इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, ठीक है, दैट ऑफन लीड्स टू डेफिसिट। हाँ, इसमें क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस टेम्परेचर की वजह से मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी कमी हो जाती है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। Why did India end up with above normal rainfall in 2019 despite the IMD's early warning? कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था कि भारत में 2019 में अबव नॉर्मल रेनफॉल हो गई थी, जबकि IMD ने पहले चेतावनी दी थी कि मानसून जो है इस बार बिलो एवरेज रहने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो एल नीनो की हीटिंग का इम्पैक्ट था वो उतना ज़्यादा नहीं था कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है। बिकॉज द इंडियन ओशन डाइपोल फेल टू काउंटर, नहीं। बिकॉज द गवर्नमेंट सक्सेसफुली शोड अप द स्टॉक्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड गैस, नहीं। बिकॉज द हीटिंग इन द पैसिफिक वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द वेदर मॉडल्स एक्सपेक्टेड। हाँ, क्योंकि पैसिफिक ओशन में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट कंपाउंडिंग फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं डज द ऑथर आइडेंटिफाई, जो चीजों को बढ़ा देंगे, जो ऑथर ने आइडेंटिफाई की थी, दैट कुड वर्सन फार्मर सेंटीमेंट दिस ईयर, जो फार्मर की जो भावनाएं हैं उनको और ज्यादा खराब कर देगी। वो है शॉर्टेज ऑफ गैस की, फर्टिलाइजर की, जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में। तो ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ये जो आंसर मैं बोलता हूँ ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो लाइन लिखी है वही बताना है, जो मीनिंग आया है वही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन ओशन डाइपोल एज पर द पैसेज। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है इंडियन डाइपोल को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। साइक्लिकल फिनोमेना इन द पैसिफिक, नहीं, ये तो इंडियन ओशन में होता है। A weather phenomena expected to counter the drying effects of the El Nino, एक तरीके का ये वेदर फिनोमेना है जो कि सूखे वाला जो इफेक्ट है एल नीनो को उसको काउंटर करता है। तो बिल्कुल सही है, यही बात है। अ गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं। अ टर्म यूज्ड बाय द IMD टू डिस्क्राइब द रेनफॉल दैट इज एग्जैक्टली 80% ऑफ द LPA, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार पढ़ो, समझो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। विद फ्यूल प्राइजेस सोरिंग एंड सर्विस स्टेशन रनिंग ड्राई, कह रहा है कि जो फ्यूल के प्राइजेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जो सर्विस स्टेशन है मतलब पेट्रोल पंप है वो सूख रहे हैं, मतलब वहाँ पे पेट्रोल नहीं है। You might find yourself taking a second look at that old bike gathering dust in the back of the garage. कह रहा है कि शायद तुम उस पुरानी बाइक को देखना पसंद करो दोबारा, जो कि धूल खा रही है पीछे पड़ी हुई गैराज में। साइकिलिंग में नॉट बी अ सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर ऑल कार ट्रिप्स, बट कह रहा है कि जो साइकिलिंग है वो शायद सभी कार की जो ट्रिप्स हम लोग करते थे कार से, जहाँ मतलब कहीं भी जा रहे हैं, उसका अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है, सुटेबल रिप्लेसमेंट नहीं है। विथ मोर देन हाफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन मोटरिस्ट कटिंग डाउन डैश ड्राइविंग ड्यू टू द क्राइसिस, कह रहा है कि हाफ ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा जितने भी मोटरिस्ट हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो अपनी ड्राइविंग को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या आ गई है जो वेस्ट एशिया में, समझ रहे होगे, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से सबको पेट्रोल की कमी हो रही है। तो कह रहा है इस वजह से, इस क्राइसिस की वजह से वो अपनी जो है ड्राइविंग को कम कर रहे हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे? कटिंग डाउन, आउट नहीं, ऑफ नहीं, ऑन, विद नहीं। क्यों? कट डाउन ऑन एक फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? कटिंग डाउन ऑन ड्राइविंग ड्यू टू द क्राइसिस। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इट इज वेरी डैश एंड वेरी फन टूल टू हैव इन योर डैश फॉर अ क्विक ट्रिप टू द शॉप्स, कह रहा है कि ये काफी ज्यादा एक अच्छा टूल है, एक सूटेबल टूल है जिससे हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जहाँ मान लो एक शॉप में जाना है तो हम तुरंत जा सकते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? इट इज़ अ वेरी एर्गोनॉमिक टूल। एर्गोनॉमिक आरामदायक डिज़ाइन वाला तो होता है, मगर ये ज़्यादातर फिजिकल कंफर्ट के लिए होता है, मतलब आपको जो फिजिकल कंफर्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है, तो ये तो नहीं होगा। हैंडी का मतलब है जो उपयोगी हो, यूजफुल हो, कन्वीनियंट हो इस्तेमाल करने में। इट इज़ अ वेरी हैंडी टूल, हाँ ये सही है। वाइबल का क्या मतलब होता है? वाइबल का मतलब होता है जो चीज़ करना संभव हो, तो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। लिक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, फायदे वाला, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? हैंडी होगा। इट इज़ अ वेरी हैंडी टूल टू हैव इन योर डैश फॉर अ क्विक ट्रिप टू द शॉप्स, इन्वेंट्री, रेपर्टोयर, आर्सनल, फ्लीट। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक लिस्ट, ठीक है, स्टॉक एक तरीके से सामान की सूची, तो कोई मतलब नहीं है। रेपर्टोयर का मतलब होता है इस कलेक्शन ऑफ स्किल्स, तो कोई मतलब नहीं है। आर्सनल का मतलब होता है, पता ही होगा, कि जो रिसोर्सेज का कलेक्शन होता है उसको आर्सनल बोलते हैं। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप या फिर बेड़ा। तो यहाँ पे बेस्ट पता है क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे एक फिक्स्ड ईडियम यूज किया गया है जिसका मतलब होता है, फिक्स्ड ईडियम क्या है? टूल इन योर आर्सनल, मतलब जो भी चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है उसका तुम सही तरीके से यूज करो। तो टूल टू हैव इन योर, यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? सी होगा, आर्सनल फॉर अ क्विक ट्रिप टू द शॉप, ताकि तुम एक छोटी सी जो क्विक ट्रिप है शॉप्स के लिए वो कर पाओ। अ लेजरली वीकेंड जॉय राइड, जो तुम हफ्ते में एक आराम के लिए या एक मजे के लिए जो जॉय राइड करते हो उसको कर सको। और द फर्स्ट और लास्ट लेग ऑफ योर कंप्यूट, और तुम्हें जो तुम्हारी जर्नी, जो तुम कहीं किसी काम के लिए जा रहे हो, तो चाहे स्टार्टिंग में यूज कर लो या फिर लास्ट जो काम है उसके लिए यूज कर लो। इवन इफ यू डोंट ऑलरेडी ओन अ बाइक, कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पहले से बाइक नहीं है, साइकिलिंग कैन बी अमंग द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड, कह रहा है कि साइकिलिंग जो है वो एक सबसे ज्यादा सस्ता मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इस समय। वाइल मैनी अ लाइक्रा क्लैड स्पीड डेमन, कह रहा है कि जबकि बहुत से ऐसे तुम्हें मोटरिस्ट बोल जाएंगे जिन्होंने लाइक्रा क्लैड पहना होगा। लाइक्रा क्लैड एक सूट होता है, देखा है ना, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके पास एक सूट टाइप का होता है जो ऊपर से पहन रखते हैं, और वो स्पीड डेमन होते हैं, एक तरीके से रफ्तार के राक्षस टाइप के होते हैं।
विल ट्राई टू डैश यू, वो तुमको एक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे दैट द ओनली बाइक वर्थ राइडिंग इज वन दैट कॉस्ट मोर देन सम न्यू कार्स, कि वही बाइक चलाना सबसे बढ़िया है, वही वर्थ है जो कुछ नई कारों से ज्यादा महंगी हो। मतलब उनके कहने पे आ जाओगे तो वो तुमको बता देंगे भाई 10-12 लाख की अगर तुम बाइक कम ले रहे हो तो बेकार है। ओल्डर बाइक्स आर नॉट ओनली ईजियर टू रिपेयर, अब राइटर कह रहा है कि जो पुरानी बाइकें होती हैं वो सिर्फ रिपेयर करने में ही आसान नहीं होती हैं, दे आर ऑल्सो लेस टेम्पटिंग टू थीव्स, उनको एक तरीके से जो चोर होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते। आप खुद ही सोच लो, मान लो जो पुरानी बाइक होती थी हम लोग के पास पहले, अगर उसको लेके जाते थे, या वो चेतक स्कूटर देखा किसी ने चलाया है चेतक स्कूटर, तो उसको जब मेरे पास था मेरी फैमिली में, अब जब मैं उसको जब लेके जाता था ना तो मैं सोचता कौन ही चुराएगा इसको, तो कभी कभी मैं उसमें क्या कहते हैं ताला भी नहीं लगाता था, हालांकि वो उड़ गई थी, है ना। तो यही यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो ओल्डर बाइक्स हैं एक तो ईजियर हैं रिपेयर करने में, और दूसरी चीज है कि वो थीफ को भी लालच नहीं आता, चोरों को भी लालच नहीं आता उसके ऊपर कि वो चोरी चोरी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, विल ट्राई टू सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है, एक तो पार्ट उस चीज की वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे नहीं। मैंडेट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। ब्रेन वॉश तो नहीं करेंगे, ब्रेन वॉश अगर करना तो फिर तो ये इलीगल हो गया, तो ये चीज नहीं करेंगे। कन्विंस करेंगे तुमको, हाँ तुमको मना लेंगे, जो कहेंगे एक तरीके से तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि महंगी बाइक लो, तो डी यहाँ पे बेस्ट है। If you scroll through Facebook Marketplace, you will find dash 80s 90s work horses। कह रहा है कि अगर तुम फेसबुक की मार्केट प्लेस को देखो तो तुम्हें 80-90 दशक की जो गाड़ियां हैं वो तुमको दिख जाएंगी, फॉर द प्राइस ऑफ अ टैंक ऑफ फ्यूल, और जितने में आज एक टैंक ऑफ फ्यूल आ जाए, जो टैंकर होता है फ्यूल का, उतने में तुम्हें एक 80-90 दशक की पुरानी गाड़ी मिल जाएगी। जस्ट मेक श्योर टू चेक द फ्रेम इज नॉट क्रैक्ड और बेंट, बस इतना है तुम देख लेना कि जो उसका फ्रेम है बाइक का, कहते नहीं चेसिस होती है नीचे वाली, वो बस टूटी ना हो और बेंट ना हो। देयर आर ऑल्सो वॉलेंटियर रन वर्कशॉप्स ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि एक वॉलेंटियर जो है वहां पर वर्कशॉप चलाते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि सेरेस बाइक शेड इन मेलबर्न, सेरेस बाइक शेड जो मेलबर्न में है, साइकिल रिसाइकल क्लब इन सिडनी, साइकिल रिसाइकल क्लब जो कि सिडनी में है, सेलिंग रिफर्बिश्ड सेकेंड हैंड बाइक्स। और ये रिफर्बिश्ड क्या होता है, आपने देखा होगा रिफर्बिश्ड कभी कभी फोन मिलते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन में, ये क्या होते हैं पता है, ये जैसे मान लो किसी ने 6 महीने यूज किया, उसको वापस कर दिया, कुछ छोटी सी दिक्कत आ गई तो उसको ठीक करके दोबारा बेच दिया जाता है। मगर क्या होता है, ये एज अ सेकेंड हैंड माल होता है तो कम दामों में मिल जाता है। मान लो जो मोबाइल 30,000 रुपए का है तो वही रिफर्बिश्ड वाला आपको 18-17 हजार मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड हैंड बैग वो सेल करते हैं। क्या होना चाहिए, यू विल फाइंड इनविंसिबल। इनविंसिबल का क्या मतलब होता है, जिसको हराया ना जा सके, जो अजय हो, कोई मतलब आ रहा है यहाँ पर नहीं। इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, बहुत ज्यादा जो मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, तो ये मीनिंग तो आ ही रहा है, वो बार बार कह रहा है कि जो पुरानी बाइक है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इमॉर्टल जो अमर है, कोई मतलब नहीं है। बुलेट प्रूफ का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 11 है, ठीक है, पैराजम्बल है, 1 2 3 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से समझो, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसका यूज करना है करो या फिर डायरेक्टली कर लो, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने जो सीक्वेंस बताया है वो ठीक नहीं है, मैंने चैट जीपीटी और जिमनी दोनों यूज कर लिया और उसमें अलग सीक्वेंस बताया जा रहा है, वो सही है। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि पैराजम्बल का तो यूज ही मत करो, पैराजम्बल का आंसर जानने के लिए चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज मत करो, इवन किसी एआई का यूज मत करो। क्यों, क्योंकि 99% तुमको गलत बताएगा वो, 99%, ठीक है। कभी कभार एक दो तुक्के में सही हो गया, 99% गलत बताएगा। जहां से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसको बात फॉलो करो, मतलब जो जान पहचान के हैं या फिर जिनको जानते हो कि हाँ ये बढ़िया टीचर है, ऐसा नहीं हो किसी से ही पढ़ ले रहे हो। बस ये पैराजम्बल है ना, ये खुद समझने की चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है, कॉम्प्रीहेंशन। इवन जो ये क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट होता है, ये यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है
जरूरी नहीं है कि एक चीज़ बार बार सिखा दिया जाएगा। यहाँ पे वोकैब एकदम अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, तब ये क्लोज टेस्ट होते हैं। और पैराजम्बल में भी यही चीज़ है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल होती है कि ठीक है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो ये चैट जीपीटी और जिमनी का यूज़ मत करो, उसके सारे आंसर सही नहीं होते हैं। एसएससी में बहुत से इस बार आंसर गलत थे जो इंग्लिश में था, चैट जीपीटी में डाल के देख लेना, वो सही बता देगा उसने, और ऐसा तुमको रीजन दे देगा जो तुम किसी किताब में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वो मैंने शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव और वॉइस जो करवाया था उसमें बताया भी था कि चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज मत करो। ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, यूज कर सकते हो, मगर ये पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए मत करो। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस, इट रिवील्स अ प्रोफाउंड ट्रुथ। अब इतना ही पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। इट किस चीज ने रिवील किया? एक गहरे सच्चाई को, प्रोफाउंड मतलब डीप, एक गहरी सच्चाई को कौन सी चीज रिवील कर रही है? इट किसके लिए यूज हो रहा है? पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। वाइल मोस्ट इंसेक्ट कह रहा है जबकि और जो इंसेक्ट्स हैं नेविगेट यूजिंग स्मेल। ये वाइल वाला शब्द से हम क्या पहले सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं वाइल से? सोचो, खुद दिमाग लगाओ। जबकि ये इंसेक्ट्स है, कभी सोचो तुमने कभी ऐसी बातें बोली हैं जबकि करके? जबकि वो पतंग अच्छी उड़ा रहा था, मैं खराब उड़ा रहा था, ऐसा कभी बोलते हो? नहीं, वाइल का यूज नहीं करेंगे, पहला सेंटेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाई अबव द अफ्रीकन डेजर्ट्स एट नाइट, कह रहा है कि अफ्रीकन जो डेजर्ट्स है रात में उनके ऊपर, मतलब स्काई में, द डंग बीटल, जो डंग बीटल कीड़े होते हैं, परफॉर्म्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट ऑफ नेविगेशन, वो एक अलग तरीके का, एक असाधारण नेविगेशन को दिखाते हैं, नेविगेट करते हैं मतलब कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, दिस, अब ये दिस किसके लिए यूज हो गया बता दो? दिस दैट दोस किसके लिए यूज हुआ? ऐसे मतलब पहले कोई चीज बात हुई है, तो क्या हम फोर्थ को पहला सेंटेंस रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो 3 हमारा पहला सेंटेंस होगा। कोई यहां पे डाउट नहीं ना? सी गया। अब चलो यहां पे तो सभी हैं, 2 या फिर 4 होगा। अब हाई अबव द अफ्रीकन डेजर्ट एट नाइट द डंग बीटल परफॉर्म्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट ऑफ नेविगेशन। ठीक, अब क्या हो सकता है? अब देखो वो कंपेयर कर रहा है, 3 से 2 पे जाओ, जबकि ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नेविगेट करते हैं स्मेल का यूज करके या फिर सनलाइट का यूज करके। ठीक है, मगर कह रहा है ये दिस अब किसके लिए यूज हुआ है? दिस ये डंग बीटल के लिए यूज हुआ है। ये जो छोटे क्रिएचर हैं, एक तरीके से कीड़े हैं, ये मिल्की वे को फॉलो करते हैं जैसे कि एक डिजिटल मैप हो। समझ में आया? तो यहां पे आया 3-2। अब ये जो देखो मिल्की वे को फॉलो करते हैं, यहां पे तुमको 4 वाला इसमें देखो मिल जाएगा कि ये जो इनका यूनिक बिहेवियर है ये दर्शाता है, हाईलाइट करता है हाउ इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स हैव इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू फाइंड देयर वे। कि किस तरीके से एक छोटे से इंसेक्ट ने भी एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को अपने अंदर डेवलप कर लिया है रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यही यूनिक बिहेवियर, ये जो किस तरीके से एक छोटे से इंसेक्ट्स ने अपने आप को ढाल लिया है, ये एक ऐसी गहरी सच्चाई दिखाता है कि जो इंटेलिजेंस है नेचर में डजंट ऑलवेज रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ब्रेन। उसको हर बार एक जटिल ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसको एक बड़े साइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 3-2-4-1, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, 3-2-4-1। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।